माँ बाग बागेश्वरी बीणा पानी के चरणों में नमन करता हूं। समृद्ध मंच और सुधी श्रोतागण आप सभी को प्रणाम करता हूं। यहाँ थोड़ा बहुत कोलाहल है, अगर निवेदन है मेरा आप सभी से कि 5-7 मिनट आपके बीच में हूं, थोड़ा सा कोलाहल अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं बात बाधित होती है। चलिए, मैं देश की वर्तमान राजनीतिक विसंगतियों पर कुछ बात कहूंगा, फिर वो गीत सुनाने की कोशिश करूंगा जिस गीत को सुनाने के लिए यहां आया हूं। मुझसे पहले कवि सम्मेलन लगभग 1.5 टांगों पर खड़ा हुआ था। अब मैं दोनों टांगों पर खड़ा हुआ हूं। आप अपने दोनों हाथों से मुझे आदेशित कर सकते हैं तालियां बजाकर एक बार, ताकि मैं भी शुरू हो जाऊं। अच्छा, बहुत प्रशंसा की, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम सभी नए कवियों से। आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी, अंजुम जी, दीदी हमारी संपत जी बहुत स्नेह करते हैं, अतिरिक्त स्नेह करते हैं। मेरे विषय में भी काफी तारीफ की। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पिछले 45-50 दिनों से कवि बना हूं, मंचों पर आ गया हूं। दरअसल बात यह है कि इसके पहले मेरी सोने चांदी की सराफे की दुकान थी। बहुत अच्छे। वो जेटली जी ने उस पर 1% टैक्स लगा दिया, तो वो दुकान बंद हो गई। मैंने कहा ये शुरू कर देता हूं। बहुत अच्छे। तालियां कमजोर मत बजाइए, कभी कभी मन टूटता है। बहुत अच्छे। बेटा, जब तुम नहीं पहचान पाए जौहरी हो गए उस आदमी को, तो देश की जनता क्या पहचानती। बहुत देश की विसंगतियां चल रही हैं, मैं वहां से शुरू करता हूं। जैसे मेरी दुकान एक बंद हुई दूसरी शुरू हुई, वैसे इन दिनों अन्ना जी भी मौन है। मनमोहन सिंह मोड में चले गए वो भी। एक दिन मिल गए मुझे जंतर मंतर पे अन्ना जी। मैं अन्ना जी आप कुछ बोलिए, देखिए इतना सब कुछ हो रहा है, बहुत सारे आंदोलन हो गए, कुछों की सरकार भी बन गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन सहिष्णुता असहिष्णुता बहुत सारी बातें हुई इस देश के अंदर। देखिए, आप समर्थन करते रहिएगा, मैं बिल्कुल किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं। जो बात कहूंगा सही कहूंगा, समर्थन करना आपका काम है। सुनिएगा, अन्ना जी ने मुझे जवाब दिया, अब वो जवाब आप तक पहुंचाता हूं, पहली पंक्ति से उठा लेंगे तो मैं दुगनी ऊर्जा से आपके बीच में काव्य पाठ कर पाऊंगा। स्वागत है। सुनिएगा, मैंने अन्ना जी क्यों चुप हैं, तो अन्ना जी का जवाब था, खाली पीली 18 दिन खाना नहीं दिया रे। बहुत अच्छे। भोले भाले अन्ना का मिसयूज किया रे। बहुत अच्छा। झाड़ू और मफलर ने सरकार बनाई। देख जमा, धरने धर धर के चाट गए मलाई। बहुत अच्छे बेटा, वाह, बहुत अच्छे। अनशन मैंने किए, टेंशन मैंने लिए, प्रवचन मैंने दिए, सत्ता लगी इनके हाथ। बहुत अच्छे। गंदी बात। वही मिल के बजाओ आगे से पीछे तक। बहुत अच्छे। गंदी बात। अब बीजेपी एक कदम और आगे बढ़ गई। वो पुराने कार्यकर्ता हर्षवर्धन जी को हटाया दिल्ली में, मैडम वेदी जी को ले आए, बोले ये बनेंगी मुख्यमंत्री। अब क्यों बनेंगी ये भी मुझे पता है, अब आप जान जाएंगे। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, बस ऐसे ही समर्थन कीजिएगा, आपके मन तक पहुंचूंगा, मेरा विश्वास। सुनिए। हाँ जी। कि बोले बोले मोदी से, बोले बोले मोदी से, अमित शाह बोले बोले मोदी से, ये खबर है दिल्ली के हर कोने दी। बहुत अच्छे। ये खबर है दिल्ली के हर कोने दी, हाँ कोने कोने दी। के बेदी डॉल है सोने दी, हाँ बेदी डॉल है सोने दी। बेदी। बोले बोले मोदी से, अमित शाह बोले बोले मोदी से। बोला बिजली के झटके, पानी के मटके और मफलर वाले के फटके छोड़ आई हैं, दिल तोड़ आई हैं। ये छड़ी पकड़ लो जादू टोने दी।
हजार दूटों ने दी के बेदी के बेदी हबेदी के बेदी डॉल है सोने दी। हम अब चुनाव परिणाम देख लेना और झूम के समर्थन कर देना अगर कवि धर्म ईमानदारी से निर्वाह कर दिया। सुनिए बहुत अच्छा बेटा। क्या परिणाम आए थे दिल्ली विधानसभा के ऊपर मोदी का मकान नीचे झाड़ू की दुकान। बहुत अच्छे। हाय हाय रे हाय रे हाय हाय रे हाय। अच्छा आप लोग की बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता हूं मैं। आप जानते हैं कि हाय हाय पे तालियां नहीं बजाई जाती लेकिन आपकी ताल हमारे लिए रिचार्ज वाउचर का काम करती है, टॉक टाइम बढ़ जाता है। सुनिए कि ऊपर मोदी का मकान नीचे झाड़ू की दुकान, पीछे कांग्रेस के दफ्तर में है 70 कूड़ेदान। 70 कूड़ेदान। हाय हाय रे हाय रे हाय हाय रे करना पढ़ाइया वे। इतने बुद्धिमानों को प्रणाम करता हूं। करना पढ़ाइया वे तो फिर कैसे डिग्रियां पाइया वे। करना पढ़ाइया वे तो फिर कैसे डिग्रियां पाइया वे। पढ़े लिखे देखो दर दर भटके, पढ़े लिखे देखो दर दर भटके और टॉपर भी फांसियों पे लटके। बिना पढ़े लिखे बने मिनिस्टर। वाह। मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। के बिना पढ़े लिखे बने मिनिस्टर, हम मर गए घिस के रजिस्टर। तो पैसा ले सर्टिफिकेट बना दे, डॉक्टर या इंजीनियर बना दे तो बड़ा मजा आइया वे। करना पढ़ाइया वे तो फिर कैसे डिग्रियां पाइया वे। करना मैं और रमेश मुस्कान जी अभी दूर दराज एक उत्तर प्रदेश के गांव में कवि सम्मेलन में जा रहे थे, तो एक पुराने से गांव की पुरानी सी पगडंडी के पीछे एक पुरानी सी झोपड़ी के पीछे कुछ कुत्ते नागिन डांस कर रहे थे। क्या बात है, क्या दृश्य था तुम दोनों का। मैंने कुत्तों को देखा और मैंने कहा क्यों रे कुत्तों, कुत्ता होके नागिन डांस करते हो, क्या करते हो? बोले भाई साहब आप नहीं समझ पाओगे। मैंने कहा पहले तो भाई साहब मत बोल। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा चल वैसे ही बता दे, तो कहने लगा हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलने वाली है। मैंने मतलब कहने लगा दरअसल हमारे गांव में बिजली नहीं है, कल नेताजी आए और बोल गए हमारे गांव में बिजली आएगी। तो मैंने कहा तो उससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या लेना देना? बोले मूर्ख आदमी, जब गांव में बिजली आएगी तो खंबे भी लगेंगे और हमें मिल जाएगी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैं शुरू होता हूं, सुन लीजिए। ये कैसी आजादी। वही प्रबुद्ध, तुमको भी प्रणाम है, बहुत बढ़िया शेर कहते हो। प्रबुद्ध डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं हमारे, उनका पूरा सब कार्यक्रम देखने वाला दायां हाथ है। उसका एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि तेरी दौलत रह जाएगी गली द्वार चौबारों तक और मेरे अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक। बहुत अच्छे, बहुत शानदार बातें कहता है मेरा भाई। सुनिए कि ये कैसी आजादी, अरे ये कैसी आजादी, हर ओर बर्बादी, गंदी गंदी राजनीति ने लंगोटी बिकवा दी और यूनिवर्सिटी ना हुई पाकिस्तान हो गई। बहुत अच्छे। ये कैसी आजादी, हर ओर बर्बादी, गंदी गंदी राजनीति ने लंगोटी बिकवा दी, यूनिवर्सिटी ना हुई पाकिस्तान हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। अरे ये कैसी आजादी। बहुत अच्छे। लगा ही हूं। ये तुझसे नहीं कह रहा, ये रात को इतने बजे रोज कहता है। भाई के पड़ोसियों को प्रणाम करता हूं, उनके संयम को भी प्रणाम करता हूं। सुनिए
बहुत अच्छे मध्य प्रदेश। सबने किया घोटाला, सबने किया घोटाला, मुंह सब का है काला, विजय माल्या झूम के गाता उलाला उलाला। इतना ईमानदार उद्योगपति के विज्ञापन दे दे के लोन लिया। वो विज्ञापन आप सबने सुना होगा, उलाला ला ला लोन दे दो। सबने किया घोटाला, मुंह सब का है काला, विजय माल्या झूम के गाता उलाला उलाला, विजय माल्या झूम के गाता उलाला उलाला। काली सूची ना हुई ये झंडू बाम हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। अरे ये कैसी आजादी, विश्व बैंक से कर्जा लेकर भी रोमांस करेंगे, वाह। मनरेगा के ढोल पे हम सब लुंगी डांस करेंगे। अरे सोचो दुनिया में क्या भारत की पहचान हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। अगर सदन की इजाजत हो तो मैं 3 पंक्तियां जेएनयू पे पढ़ना चाहता हूं। बहुत अच्छे। 3 पढ़ता हूं। आदमी 3 थे ना वो मुख्य अभियुक्त। अरे शिक्षा के मंदिर में गूंजे देशद्रोह के नारे, घर घर से अफजल निकलेंगे बोल रहे थे सारे। वो मेरी पत्नी को आजकल थोड़ा ऊंचा सुनाई देने लगा है। अच्छा। वहां नारा चल रहा था कि कितने अफजल मारोगे घर घर से अफजल निकलेगा। मेरी पत्नी ने कुछ और सुन लिया, उसने सुना कितने खटमल मारोगे घर घर से खटमल निकलेगा। बहुत अच्छे, सही सुना। शिक्षा के मंदिर में गूंजे देशद्रोह के नारे, घर घर से अफजल निकलेंगे बोल रहे थे सारे। सुनकर भारत माँ की छाती लहू लुहान हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। जैसा मैंने बताया मेरा सराफे का काम है, आरक्षण प्राप्त जाति से आता हूँ, स्वर्णकार हूँ, लेकिन आरक्षण जैसी विसंगति पर 3 पंक्तियां देना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए इन 3 पंक्तियों के लिए सारी जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद के ऊपर राष्ट्रवाद समझ लीजिएगा, और व्यंग की भाषा अगर ठीक ठाक लग जाए तो सदन समर्थन कर दीजिएगा। बड़े और महनीय कवियों के समक्ष 3 पंक्तियां सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। समर्थन देना, अगर बात सही कहूं, व्यंग की भाषा में कह दूं, सुन लीजिएगा। बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, अरे आरक्षण का मतलब सुन लो बिल्कुल ताजा ताजा, आरक्षण का मतलब सुन लो बिल्कुल ताजा ताजा, कुंडी मत खटकाओ राजा सीधा अंदर अच्छा है। और प्रतिभा आरक्षण की बेदी पे कुर्बान हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। और कवि हूं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम जाने जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चरित्र पर भी 3 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे दें तो। स्वागत है, पढ़िए। एक बार तो मन बनाइए, तालियां देते रहिए, ताकि मैं भी नई बातें कर रहा हूं आप सभी के साथ। स्वागत है। और मीडिया हर एक साल अब गर्भवती हो जाती। बहुत अच्छा। मुझे पता है मात्र शक्ति विराजित है, लेकिन व्यंग की भाषा सही लगे तो समर्थन देना। और मीडिया हर एक साल अब गर्भवती हो जाती, नाग कालिया पैदा करती कन्हैया बतलाती, चोरी करके सीना जोरी खोले आम हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। लेकिन राजनीति है साहब, इस देश में सबको स्वतंत्रता मिली हुई है। राजनीति के छल छंदों के सागर गहरे गहरे, वाह। रावण के तो 10 थे लेकिन इनके 100 चेहरे। ऐसा लगता है हर कुर्सी आसाराम हो गई, और गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। कविता भी खत्म हो गई साहब। अरे नमो नमो के नारे, नमो नमो के नारे, नमो नमो के नारे, नमो नमो के नारे। अब कम बजती है। नमो नमो के नारे। अब बजेगी सर, बजेगी।
अरे नमो नमो के नारे और खूब हुए जयकारे। हाँ। काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। अबे क्रेडिट दे, क्रेडिट नाम हमने दिया। सही पकड़े हैं। पप्पू फेल हो गया रे, पप्पू फेल हो गया। नमो नमो के नारे और खूब हुए जयकारे। काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। मम्मी मम्मी छुट्टी में नानी के घर जाएंगे। मम्मी बोली हाँ बेटे अब अच्छे दिन आएंगे। सारा देश ये गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। और जिस कन्या को देख के राहुल बाबा का मन डोले, वो तेरी मामी है पगले, दिग्गी राजा बोले। जिस कन्या को देख के राहुल बाबा का मन डोले, वो तेरी मामी है पगले, दिग्गी राजा बोले। जो भी प्लाट देखा वही प्लाट रीसेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। बड़ी टीम है, महनीय कवि है। मैं वो गीत सुनाता हूँ, कृषि उपज मंडी में बैठा हूँ। दोनों गीत, दोनों गीत। वो वाला भी, सैनिक वाला। मैं किसान वाला पहले हाँ, दोनों सुना दे बेटा जी। देखिए, मैं वो गीत सुनाता हूं जो अंतरात्मा से लिखा है। और कहीं ना कहीं हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन हो उल्टा रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी किसान की आत्महत्या की खबर मिल जाएगी। मैं कृषि उपज मंडी को एक तीर्थ मानते हुए इसके आराध्य के चरणों में, किसान के चरणों में गीत रखना चाहता हूं। एक बार पूरा सदन मुझे आदेशित कर दे। एक बार ये गीत सुनिए। बहुत अच्छा गीत है। सुनिए। जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह। बस ये मन दे दीजिएगा। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया। आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की। वाह। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। बहुत अच्छे सुधीर, बहुत बढ़िया। पंक्ति देता हूं, अगर लगे पंक्ति आपके दिल में कहीं, इस पंक्ति को समर्थन दीजिएगा। सुनिए। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। वाह 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 वाह। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। वाह वाह, सावन के मौसम में। अमुआ की डाली पर देखो, अमुआ की डाली पर देखो, लाश टंगी ईमान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। 1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, कह पाता वो नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है। और फिर सीने पर गोली खाता, फिर सीने पर गोली खाता, सरकारी सम्मान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। तो मन दे दीजिए गीत के। बहुत अच्छा।
किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। अरे सरेआम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। इन पंक्तियों पर सर्वाधिक समर्थन चाहता हूं, अगर लगे कि सच्चाई सही ढंग से कह दी है। सुनिए ये पंक्तियां आप। स्वागत है, बहुत अच्छा। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। और है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, टूटी माला जैसे। भाई वाह, बहुत अच्छे। किस्मत आज किसान की, देख कलेजा फट जाता है। सुनिए, देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते। हाय हाय, क्या बात है। ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई कहते कहते। बाली तक गिरवी रखी है, बाली तक गिरवी रखी है, बेटी के अभिमान की। वाह, क्या बात है। माला जैसे बिखरी। बहुत अच्छे सुदीप, बहुत अच्छे। किस्मत आज किसान की, चीख पड़ी खेतों की माटी, चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती। बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी। अच्छा है। और वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की। वाह भाई, बहुत अच्छे सुदीप, बहुत अच्छे। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक बार मैं चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और विशेष रूप से एक गीत के लिए मैं कहना चाह रहा हूं। दूसरा, ये मंडी में कवि सम्मेलन है, यहाँ किसान आता है, उसकी फसल खरीदने वाले लोग हैं, उसका व्यापार लगाने वाले लोग हैं, किसान का दर्द उसने प्रस्तुत किया। इसी मध्य प्रदेश के, इसी इंदौर के पास के उज्जैन के कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा था, जो ये पढ़ना चाहिए वो। इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे, पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, यदि बांध बांधने से पहले जल सूख गया, धरती की छाती में दरार पड़ जाएंगे। सो ये संकट अकेले भारत की, केवल इस प्रदेश का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है कि आजादी के बाद से किसान लगातार पीछे जा रहा है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और उस पर इतना मार्मिक गीत सुदीप ने पढ़ा, लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत, थोड़ी बहुत चहल पहल की वजह से कवि का मानस टूटा। और मैं सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इस कवि सम्मेलन जब से शुरू हुआ है, पीछे बैठे वो उन साथियों का जिनको मंच भी नहीं दिख रहा है, जो एलईडी पर देख रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी तालियां और सबसे अच्छी दाद वो लोग दे रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर अनुरोध करे सुदीप से कि वो सैनिक के लिए कविता जरूर सुनाए, जो उसकी प्रिय कविताओं में। मन से सुनाए। घाटी का घटघट लगता है, लोकतंत्र का मरघट है। वाह। रोज तिरंगे के सीने पर चाकू मारा जाता है, और जितने हुए शहीद गालियां देकर बोल रहे होंगे, अरे राजनीति की नाली में क्यों खून हमारा जाता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी पठानकोट हमला हुआ, आईएसआईएस जिसने हमला कराया वो जांच कराने आ गए यहाँ पे। कल को आतंकवादी घटनाओं की जांच करने आईएसआईएस आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं इन सब बातों का विरोध करता हूं। आप सब वो किसान हैं जिनके बेटे कहीं सीमाओं पे लड़ते हैं, शहीद हनुमान थप्पा जैसे बेटे। मैं चाहता हूं एक बार सारा सदन मानस दे मुझे, एक बार तालियां बजा करके मैं एक गीत सुनाता हूं आप सभी के समक्ष, सुन लीजिए। मैं गीत के बीच में कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं करता हूं, इसलिए बीच में अगर आप कोई कोलाहल करते हैं तो कहीं ना कहीं मानस भंग होता है। इसलिए 4 मिनट आपके दान मांगता हूं, 4 मिनट आप इस गीत को सुन लीजिएगा। अच्छा गीत है, बहुत बढ़िया।
मेरी यात्रा थोड़ी सार्थक हो जाएगी। सुन लीजिए। स्वागत है सुदीप। जिन्होंने हंस कर दे दी जान। ये इधर, अगर इधर कुछ विशेष ना हो रहा हो तो मैं आपसे थोड़ा सा चाहता हूं। हो गया बस। आपकी तालियां इन्हें शांत करा दें एक बार फिर से। ये जो भी दो लोग बीच में उठे इनको बिठा लीजिए। भैया बैठ जाओ, 5वीं बार जगह बदली है तुमने, हर जगह से एक सा दिखता है। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। कविता के बीच में कवि जब पढ़े तब उसको परेशान ना करें। बैठो रामलाल जी बैठो। ना मैं आपके लिए टिप्पणी कर भी सकता हूं, लेकिन इस गीत की भूमिका में मैं जो बोलना था बोल चुका हूं, इसलिए सीधा सीधा हाँ, गीत अच्छा सुनाता हूं। सुनिए। मन से सुनिए और दाद दीजिए। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए। वाह क्या बात है। क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, वाह उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर, के उनकी देखो तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर, बना ली आजादी जागीर। उनके बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी, अरे भूखे सोते हाय। वाह उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। वाह वाह भाई वाह। पहला अंतरा सुनिए। भड़क रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, हाँ वाह। कितने सीधे कितने सच्चे, कितने मन के भोले, वाह दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले। अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले, कि जिनकी मौत बनी त्योहार, युगों तक होगी जय जयकार। गगन से ऊंचा था किरदार, धरा पर आए थे अवतार। फांसी की बरमाला पहने, फांसी की बरमाला पहने, अरे मंद मंद मुस्काए। वाह उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, वाह जिन्होंने हंस कर दे दी जान। बहुत ही सुंदर है। 35 फुट बर्फ में दबारा हनुमान थप्पा, और जब शहादत को प्राप्त हुआ तो उसकी पत्नी ने 6 माह की बेटी को गोद में लेकर के कहा कि मैं अपने पति की शहादत पर गर्व करती हूं, और ये वादा करती हूं अपने पति से कि इस बिटिया को भी सेना में भेजूंगी। बहुत अच्छे। मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते बलिहारी, जिनका एक जन्म हम सबके लाख जन्म पर भारी। वाह हम उनको क्या दे सकते और क्या औकात हमारी, कुछ मुआवजा एक नौकरी, एक मकान सरकारी। आहा कि जिनके अंग अंग थे भंग, मगर जो थामे रहे तिरंग, बहाकर अपने खून की गंग, आखिरी दम तक लड़ गए जंग। वाह सच कहता हूँ वही तरह है, सच कहता हूँ वही तरह है, और गंगा वही नहाए। उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या। मैं आपकी तालियों को सैल्यूट करता हूं, बस ये मन दे दीजिए। वाह 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 वाह। सुदीप क्या सुनाया, बढ़िया भाई बहुत अच्छा। क्या क्या त्यागा, 2 अंतरे शेष है, दोनों बहुत विशेष है। अद्भुत। इसी मन से सुन लीजिए साहब, सुनिए। माँ के हाथ की रोटी छोड़ी, जेल की रोटी खाई, आहा वाह हाथों में हथकड़ियां पहनी, राखी नहीं बंध पाई। वाह आजादी के ने हंस कर दे दी जान। काव्य पाठ की आखिरी पंक्तियां निवेदित करता हूं, और इस सेंधवा की एक एक ताली
उस शहीद हेमराज की मां के चरणों को छू करके आएंगी जिनके बेटे का शीश नहीं वापस आया, केवल धड़ वापस आया था। मैं शहीद हेमराज को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। जहां आपको लगे कि इस कविता को आपकी समर्थन की आवश्यकता है, वहां समर्थन अवश्य दीजिएगा। ऐसा मेरा विश्वास है कि आपकी बजाई एक एक ताली उस मां के चरणों तक पहुंचेगी जिसने अपने बेटे का बलिदान इस देश के लिए किया, आप सबके लिए किया, हम सबके लिए किया। सुन लीजिए गीत की आखिरी पंक्तियां। स्वागत है। सुनिए। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, ये अगर भाई साहब अगर कुछ अतिरिक्त बात न कर रहे हैं, कोई नहीं पड़ा। एक टिप्पणी याद आती है मुझे कि क्रिकेट के मैदान पर लगाए जाने वाले चौके और छक्कों की कीमत करोड़ों में लगाई जाती है, मगर जो जवान सरहद पे शहीद हो जाता है उसकी विधवा पेंशन के लिए भी चक्कर लगाती है। अरे क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, वाह। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, वाह। लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। बहुत अच्छे। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सिर ला दो। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है, वाह बहुत अच्छे। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, बहुत अच्छे। फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सिर ला दो, शेरनी लगा रही हुंकार अभी उसने ना मानी हार, देश पे पुत्र किया बलिहार कर रही पोते को तैयार। बहुत अच्छे, वाह। जो माँ भारत माँ की खातिर, जो माँ भारत माँ की खातिर अरे बन गई पन्ना धाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। एक बार सारे सदन से अनुरोध है अपने दोनों हाथ उठाएं। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए, हम क्या दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सुदीप के लिए। वाह वाह, क्या किसान पर कविता सुनाई और क्या शहीदों पर कविता सुनाई। और शुरुआत में उसने व्यंग भी किए, हम पर भी किए, बाकी दलों पर भी किए। यही सार्थकता है इस कवि सम्मेलन की। अब महत्वपूर्ण दो कवि शेष हैं और मैं भी शेष हूं। आप जिस तरह सुन रहे हैं आपको बहुत बहुत प्रणाम है। थोड़ी सी चहल पहल इस दिशा में जारी है, वो लगातार कुछ साथी हमारे बात कर रहे हैं। हो सकता है उनका अभ्यास दैनिक हो, हम आज पहली बार देख रहे हो, लेकिन अगर थोड़ी देर और शांत रहेंगे, क्योंकि एक बारात उधर भी चढ़ रही है, वो लगातार ही चढ़ रही है, पता नहीं वहां क्या होने वाला है, कौन आदमी है वो। लेकिन अब जो जिस कवि को मैं आमंत्रित कर रहा हूं वो आनंद के कवि हैं, हास्य के कवि हैं, व्यंग के कवि हैं, और उनको थोड़ी तल्लीनता की आवश्यकता है। उनके एक एक वाक्य में आनंद है, एक एक वाक्य में बहुत बहुत दिन तक आप याद रखेंगे। और व्यंग की ये जमीन भी है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, ज्ञान चतुर्वेदी, तमाम बड़े व्यंगकार इसी मध्य प्रदेश से निकले हैं। यहाँ व्यंग की बहुत आवश्यकता भी है। जैसे व्यंग ऐसे होता है कि आजकल जब आप किसी अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए जाओ तो पहले देश के सारे अस्पतालों में हम क्या पूछते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब सब ठीक तो है, मैं ठीक तो हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब कहते हैं आप चिंता मत करो। मध्य प्रदेश में जब आदमी ऑपरेशन कराने के लिए जाता है तो डॉक्टर साहब से पूछता है, डॉक्टर साहब आप व्यापम वाले टेस्ट से आए हैं कि किस टेस्ट से आए हैं, क्योंकि इसी पे उसका निर्भर करता है कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा। सो ये व्यंग है। मैंने कुछ कहानी पर आप समझ गए हैं, तो ये व्यंग की धार है। संपत सरल जी यहाँ जयपुर से हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करिएगा। बतरस के कवि हैं, और जोरदार तालियां बजाइएगा। थोड़ी कम तालियां बजी हैं उनके लिए, और तालियां बजाइएगा। हाँ जी, आप सब लोगों का अभिवादन। बहुत बड़े
संख्या में श्रोता यहाँ उपस्थित हैं और हम बाकी कभी किसी मुगालते में नहीं हैं। आप सब लोग कुमार विश्वास को सुनने के लिए आए। तो हम तो वो जैसे दो विज्ञापनों के बीच में कोई कहानी टाइम किल करने के लिए छोड़ी जाती है टीवी पे, वो काम कर रहे हैं। इस कवि सम्मेलन में दो चीजें ऐसी हो रही हैं जो या तो नहीं होती हैं या कभी कभी होती हैं। एक तो कुछ लोग उस चीज का इस्तेमाल करके आ गए जो बिहार में इन दिनों बंद है। हाँ, तो जरा भैया अपने तक ही रहो। हाँ, आप बिल्कुल सुकून से रहो। मध्य प्रदेश में इतनी जल्दी ऐसे निर्णय की कोई गुंजाइश नहीं है, अभी लंबा चलेगा यार। हाँ, यही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें धार्मिक अनुष्ठान और शराब के ठेके सब गडमड रहता है। आप वो मत करो, सिंगस्त है, वहां भी आवाजें उठ रही हैं शराब वराब बंद करने की। तो ये जो चीज आप अमृत घूंटी लेके आए हो, कवियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं एक सज्जन। हाँ। एक इधर जो बैंड बज रहा है, पता नहीं किस बेचारे का बज रहा है। अच्छा है। हाँ, नहीं, हम बैंड कितना कष्टदायक होता है जानते हैं ना। 25 साल पहले हमारा भी बजा था। वो घंटे आध घंटे में हमें इतना कष्ट दे रहा है, उस पर क्या बीतेगी जिसके लिए जिंदगी भर बज रहा है। हाँ, बड़ी अच्छी कविताएं कुमार विश्वास की। एक खास बात मैंने और आज देखी कि जो तमाम राजनीतिक दलों पर व्यंग हो रहे हैं, अपनी पार्टी पर जो सटायर किए गए वो भी इस आदमी ने हंसते हंसते झेले। इसका मतलब ये धीरे धीरे पक्का नेता होता जा रहा है। हाँ, बोला ने बड़े अच्छे व्यंग बाण छोड़े। देखो, आम आदमी पार्टी ने और चाहे कुछ किया चाहे नहीं किया, एक काम तो कर दिया। आज किसी भी कांग्रेसी या भाजपाई को आप कह दो तो वो तू तड़ाक पर उतर आता है। हाँ, ये भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हाँ, आप भाई साहब बैठ ही जाओ। हाँ, एक सज्जन जो है ज्यादा हो गई उनके आज। हाँ, एक सज्जन वो किसान की रचना पर 100 रुपए देने आए थे, वो कवि ने वापस लौटा दिए क्योंकि वो 125 से कम लेते नहीं। और ये तो रेट मैं आपको सबसे छोटे कवि की बता रहा हूं। हाँ, दरअसल इस देश में जो विसंगतियां हैं उनसे व्यंग निकलता है। श्री श्री रविशंकर यमुना के उद्धार में लगे थे और विजय माल्या गंगा नहा गए। 17 बैंकों की हालत बाई ने उन नाती हुई गोपियों जैसी कर दी जिनके कपड़े उठा के कृष्ण जी पेड़ पे चढ़ गए थे। दरअसल इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बड़ी गहरी हैं। मुझे ध्यान है, एक जूनियर सरकारी कर्मचारी ने झूठा फैमिली अलाउंस उठाने के लिए रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए। तो उसके सीनियर अफसर ने उसको डांटा कि नालायक, देश को आजाद हुए 69 साल हो गए, मौके का फायदा उठा क्या 3 बच्चे लिखवा दिए? कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे। और वो जूनियर का जवाब सुनना और अंदाजा लगा ना कितना करप्शन है। बोले क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे हैं। तो वो जूनियर बोला अपने सीनियर से, साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और अच्छे दिन तो खैर अब आएंगे, चल ही रहे हैं अपने। मैं तो घर बैठा था तो एक सज्जन आए, रात को उनके यहाँ चोरी हो गई थी, उन्होंने माथा पीटा। बोले संपत सरल जी क्या यही थे वो अच्छे दिन? मैंने कहा यार, कहने वालों ने ये थोड़ी कही थी कि अच्छे दिन सिर्फ साहूकारों के आएंगे। और अभी तो और अच्छे दिन आएंगे जब बुलेट ट्रेन चलेगी और वो सवारियां लेने घर घर जाएगी। यार 5 से मल जरूर चलवा देना, कम से कम ये इससे रास्ते से बचेंगे हम। अगली बार उसी में बैठ के आएंगे। ये भी अच्छा है, 5 से मल में बुलेट ट्रेन चलेगी। बुलेट नहीं चले यही खैर मनाओ। अच्छा। लोग कहते हैं कि देश ने बड़ी तरक्की की।
एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही है। बहुत अच्छी 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकारें 68 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ऊपर से व्यवस्था का क्रूर मजाक और अरबों रुपए का आईपीएल उसी देश में खेला जाता है जिसमें करोड़ों बीपीएल बसते हैं। वाह, तो यहाँ तो क्या है जी, पूरे कुएं में पड़ी हुई है। धीरे धीरे सब कुछ चीजें बदलेंगी, हो सकता है। हमें तो आशावादी रहना चाहिए कि होके मायूस न आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। वाह, वाह, हम वाह। तो धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर। आशा ही बंधा सकते हैं, और क्या करेंगे। हम भाग्यशाली हैं कि हमें एक बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री मिले। मल्टीनेशनल। मैं तो आज ट्रेन में आ रहा था, वहां नागदा उतरे, पड़ोस में एक मारवाड़ी व्यापारी थे। मैंने कहा बाबूजी व्यापार कैसा चल रहा है? बोले वो प्रधानमंत्री के अलावा कुछ भी निर्यात नहीं हो रहा। निर्यात नहीं। आधी दुनिया का चक्कर काट के आगे मोदी जी, अभी तक तो कोई इन्वेस्टर आया नहीं है बड़ा। हाँ, कोई इन्वेस्टर बड़ा आया नहीं है। और वो हमारे शरद जोशी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हम भारतीयों को वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। अच्छा है। मैंने तो एक मोबाइल फोन फाइनेंस करा रखा है, अच्छा, ताकि फाइनेंस करने वाली कंपनियों के फोन आ सके। फोन करने वाली अक्सर लड़की होती है, वह बोलती है सर हमारी कंपनी से लोन ले लो, कम इंटरेस्ट आ रहा है। मैं तो कहता हूं भाई तू तो बोलती रहे, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। बहुत अच्छे। ये लोग दरअसल चढ़ना हिमालय पर चाहते हैं, मुंह हिंद महासागर की तरफ। अभी सवाल उठ रहे हैं कि ओलंपिक में गुडविल एम्बेसडर बना दिया सलमान खान को। हाँ। भाई क्यों? उसने भी किसी फिल्म में खिलाड़ी का रोल किया होगा, तो है ही खिलाड़ी तो। अरे भैया, ये सब गुडविल एम्बेसडर्स हैं। ये कनात को जरा ढंग से खोलो भैया, फट जाएगी तो आयोजकों को पैसे देने पड़ जाएंगे। ये भी यही चाह रहे हैं। और हो सकता है ये हमारे पेमेंट में से काट लें। भाई जो भी कुछ हो रहा है वो तो हमारी वजह से रहा है। इसको हटा ही दो ना, क्यों बांधते हो? हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। अरे हटा आराम दो से, जी, आराम से। हटा दो। हाँ बिल्कुल, ये कनात हटा दो भैया। कई लोगों को अंजुम जी साफ नहीं दिख रही है। अबे हल्ला मत करो यार, देखो बेटा, ऐसे तो कवि सम्मेलन ढेर हो जाएगा भाई। आप लोग बैठो भैया। हाँ बस, अब चुप हो, एक बार ताली बजाओ आप लोग। देख लो। दो लोग व्यवस्था खराब करते हैं, 20 लोग उनको शांत करने जा रहे हैं। फिर वो खराब करते हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे कि किसकी वजह से खराब हो रही है। हाँ। बैठ जाओ। चलो जी, ये छोटे छोटे बच्चे, मैं थोड़ा आपका मन लगाता हूं, थोड़ी एकाग्रता भंग होगी। आराम से उतरना अंजुम जी। हाँ, ये बड़ा कर दिया। आज वैसे ही कवियों की संख्या कम है। बहुत बदमाश। कोई बात। चलो जी, जिसने हाथ पकड़ के उतारा उसकी तो हो गई। वो तो इतनी हिम्मत वाली है, अकेली उतर गई। रमेश मुस्कान को तो 4 लोग लेके गए। अच्छा है। सही बात है। और वो वापस भी नहीं आया, वहीं ले गए क्या जहां अंतिम बार ले जाते। बच्चों से भी क्या है जी, 2-3 बच्चे मैं देख रहा हूं, ये भी बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं कवि सम्मेलन को। जिन बच्चों से घबरा के घर से बाहर रहते हैं, आगे भी वही मिलें तो दिक्कतें तो आती। मैं तो एक स्कूल में अध्यापक था, ऐसे बच्चों के चक्कर में नौकरी छोड़ी। अच्छा। एक बच्चा था मेरी क्लास में, मैंने कहा बेवकूफ, सीखा कर कुछ 4 साल हो गए, हर बार फेल हो रहा है। हम तेरी उम्र में थे तो हर साल फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन आते थे। वो छूटते बोला जी आपको कोई ढंग का मास्टर पढ़ाता होगा। बहुत अच्छे। वो एक बच्चा मेरे पास घर आता था ट्यूशन करने, क्योंकि स्कूल में तो मैं पढ़ाता नहीं था, नौकरी सरकारी थी।
2 दिन तक आया नहीं, तीसरे दिन मैंने खिंचाई कर दी। मैंने कहा 2 दिन कहाँ रहा बेटा? बोलो गुरुजी परसों तो इसलिए नहीं आया, मेरे पास एक ही पेंट थी, वो धोकर सुखा दी, सूखी नहीं तो कैसे आता। मैंने कहा नालायक कल तो आ सकता था। बोलो कल आया था, आपके घर तक आकर देखा बरामदे में आपकी सूख रही है तो वापस चला गया। अच्छा दरअसल बच्चों की गलती नहीं है, हम संवेदनहीनता के दौर से जी रहे हैं। एक ऐसी पीढ़ी आ गई जो टेलीविजन के स्क्रीन पर बम ब्लास्ट में मृतकों की संख्या और क्रिकेट का स्कोर साथ साथ देखती है, तो संवेदनाएं बचेंगी कहां से? वो देखा घर में एक दिन इंटरवल में पोता आया स्कूल से, तो पीछे पीछे उसकी टीचर आ रही है। पोते को देख करके दादाजी ने कहा कि बेटा छुप जा, देख पीछे पीछे तेरी टीचर भी आ रही है। पोता बोला दादाजी मैं क्यों, आप छुपो, क्योंकि आपके मरने की कह करके तो छुट्टी लेके आया हूं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और देखो लड़के नहीं साहब, इस तरह के कुतर्क लड़कियां भी कर लेती हैं। माताएं बहनियां बैठी हैं, कहना चाहता हूं व्यंग अच्छा लगे तो मुझे बताना। वो एक लड़की से सहज भाव से मैंने प्रश्न कर लिया, मैंने कहा बेटा ये बता कि राम लक्ष्मण तो ठीक, लेकिन सीता जी वनवास क्यों गई? तो लड़की ने कही सीता के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। अच्छा है। तो थोड़ी सी एकाग्रता भंग हो गई। मैं बताता हूं व्यंग कैसे निकलता है। जैसे वो सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर, अब किसी खेल से संबंधित खिलाड़ी को बनाते तो ज्यादा अच्छा होता, हालांकि प्रचार प्रसार उनसे भी हो सकता है। जैसे अभी डीडी किसान चैनल का लॉन्चिंग हुई तो उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया अमिताभ बच्चन को। तो डॉक्टर कुमार विश्वास बोले यार भाई जी ये खेती किसानी का अमिताभ बच्चन से क्या लेना देना, व्यंग तक पहुंच जाओ तो मुझे बताना। मैंने कहा भैया सरकार का मानना है कि फसल में दाने भले ही न लगे, पौधे तो लंबे हों। ये व्यंग है। अब जैसे विश्व योग दिवस मनाया बड़े धूमधाम से, योग जरूर करना चाहिए, क्योंकि योग करते रहने से आदमी का शरीर इतना लचीला हो जाता है कि संकट के समय किसी भी महिला के कपड़े पहनो फिट आते हैं। हाँ, ये व्यंग है। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं ऐसे लगता नहीं जैसे पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गया हो। हाँ, जैसा होना चाहिए वैसा न होकर के जो नहीं होना चाहिए वो हो तो व्यंग पैदा होता है। वरना एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था। अच्छा, जब तक अक्कलदाड़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनियां बैठी हैं, प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, पुरुषों के तो खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। मेरे ख्याल से अब तो आप आसाराम जी को समझ गए होंगे। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो आप इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया है, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा कर, क्या मंदिर मंदिर भटकता है? वो बोला भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। ये प्यार मोहब्बत बहुत त्याग और समर्पण का काम है, आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और देखो मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, मैंने तो हिंदी से एमए किया, इसलिए मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी, एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी। ट्रक खराब थे। हाँ, ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी, तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे। और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी
या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए, मुझे देखते ही दांत पीसते हैं। नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। हिंदुस्तानी आदमी आमदन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्रीराम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे। और सरकार पुलिस को यह हिदायत दे दी कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्रीराम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते हैं उनको पुलिस वाले पीटते हैं। तो ऐसे समय में आप सब लोग बैठ करके कविताओं का आनंद ले रहे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूं काफी लंबी समय बाद हमने इतने श्रोताओं का समूह देखा है जो कविताओं के प्रति इतना अनुराग रखता है, और दूर दूर से लोग चल करके आए। ये एक हिंदी कविता के प्रति, उर्दू शायरी के प्रति आप सब लोगों की मोहब्बत है, जिसको हम सब कवि और शायर प्रणाम करते हैं। वरना तो हालत ये है कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 टेलीविजन ने ले लिए, 2 इंटरनेट ने। बहुत अच्छे। 2 टीवी और इंटरनेट, उसमें आदमी इतना उलझा हुआ है कि कविता, शायरी, किताब, शब्द, इन सब चीजों को धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। यदि किसी ने 140 अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर कोई दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। और एक आजकल ये सेल्फी आ गई। मेरे पेज को, फेसबुक पेज को कई महिलाओं ने लाइक कर रखा है, तो मैं देखता हूं हर घंटे आध घंटे में कई सुंदरियां अपनी फोटो खींच खींच के सोशल मीडिया पे अपलोड करती हैं। आपको सही बताऊं, उनके सुंदर चेहरे देखकर मेरे मन में वही भाव आते हैं जो दर्पण में कभी पद्मिनी का चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी के आए हों। और तालियां तो आपकी इस बात पर बड़ी अच्छी तरह से बजनी चाहिए। वो सुंदरियां मुझे आमने सामने एक बार सच में मिल गई। आपको सही बता रहा हूं, दिन को मैं पद्मिनी समझ रहा था, वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकली। तो ये बड़े धोखे का मामला है जी। टेलीविजन का हाल क्या है कि आधे समय तो चैनलों पर नेता आते रहते हैं, आधे समय सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, और हम लोग भी बड़े मन से देखते हैं कि चलो नेताओं से तो ठीक ही है। एक चैनल कह रहा हमने स्वर्ग की सीढ़ियां लगा दी, दूसरा कह रहा हमने लंका ढूंढ ली या अयोध्या ही गले में फंसी पड़ी। ये टीवी चैनल वाले तो गरीबी के दृश्य भी तब तक नहीं दिखाते जब तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाता। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। पिछले 10-12 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो सबसे बड़ा अपराध किया वो ये, इस देश में जूते बनाने वाले भूखे मर रहे हैं और जूते खाने वाले सेलिब्रिटी हो गए। वो प्राइम टाइम पे बहस देखते हो आप, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। अब व्यंग पर आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। बहुत अच्छा। अखबार के बंधु भी यहाँ बैठे होंगे, पत्रकार लोग, क्षमा याचना के साथ कहना चाहता हूं, इन दिनों अखबारों का भी थोड़ा सा आत्मविश्वास गिरा हुआ। हालांकि गलती इन पत्रकार मित्रों की नहीं है, वो शायद कहीं और मैनेजमेंट से सारी चीजें चलती होंगी। अखबार अब 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 1 रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया उसका आनंद ले। 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपए तो चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। तो ऐसे दौर में आप सब लोग बैठ करके कविताओं का आनंद ले रहे हैं। मैं शरद जोशी जी और केपी सक्सेना जी की तरह गद्य व्यंग पढ़ता हूं। एक रचना आप लोगों को सुनाता हूं। समय की अपनी सीमाएं हैं कि वक्त आता है वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। एक छोटी सी रचना मैं आपको सुनाता हूं। ये भारत पाकिस्तान के मधुर संबंधों को लेकर के लिखी गई रचना है। भाई साहब शिक्षा वाली सुना दो। हाँ वो शमशान में सुना दो, वरना ये पाकिस्तान ही भेज देंगे। नहीं कोई बात नहीं, हम भी चले जाएंगे, मोदी जी जहाँ गए थे। कोई अभी तो
हमें तो भेजेंगे, मोदी जी तो बिना बताए चले गए। हाँ, वो मोदी जी चले गए तो कई लोगों को शिकायत है कि यार बिना बताए क्यों चले गए। मैंने कहा हिंदुस्तानी आदमी जानता है कि किसी को फोन करके जाओ तो सामने वाला कब मिलता है। बहुत अच्छे। हाँ, तो बस आप एक रचना सुन लो। भारत पाकिस्तान को संबंधों को लेकर के मैंने एक व्यंग लिख रखा है। दरअसल समस्या जो है वो भारत पाकिस्तान नहीं है, स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है। अमेरिका डबल रोल में है। अमेरिका का राष्ट्रपति इस्लामाबाद आता है, मिग मिराज उनको देगा, जाते समय राडार अपने को बेच गया। हिंदुस्तान आएगा, सुई धागा अपने को देगा, जाते समय कैंची पाकिस्तान को देके के चला जाएगा। वो जिस दिन वो सारी चीजें अपन समझ जाएंगे, इस सारी समस्या का हल हम खुद निकाल लेंगे, तब तक सारी चीजें ऐसी चलती रहेंगी, कुछ भी बद्ध होने वाला नहीं है। वहीं से मैंने रचना निकाली है, उसका आनंद आप। स्वागत है भाई जी, पढ़िए। कहते हैं कि साहब आतंकवादियों के पास बड़े घातक हथियार हैं। पाकिस्तान चाइना के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो भारत से कभी भी लोहा ले ले। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो संपूर्ण सृष्टि को नेस्तनाबूद कर दे। लेकिन हम बुद्ध, महावीर और गांधी के देश के लोग, हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ हमारे पास है, और उसको चलाना तो छोड़ो, उसका नाम ले दो, सामने वाले के पसीने आ जाते हैं। वो हथियार जिसका नाम लेने से सामने वाले के पसीने आ जाते हैं, वही इस लेख का शीर्षक है। उसका नाम है बातचीत। बहुत अच्छे। बहुत खतरनाक हथियार है सर। सरकार उग्रवादियों को कहती है कि हम बातचीत को तैयार हैं। उग्रवादी साहब कह देते हैं साहब जान दे देंगे लेकिन बातचीत नहीं करेंगे। बस वहीं से मैंने एक रचना निकाली है, आप सुनिए, पहली पंक्ति से पकड़ लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। स्वागत है भाई। बातचीत। भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। भारत ने अमेरिकी सलाह को आदेश मान पाकिस्तान से बातचीत की कि हमें बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान को डाउट हुआ कि भारत ने हमसे बातचीत के विषय में बातचीत भी क्यों की। उसने भारत की बातचीत को लेकर तुरंत अमेरिका से बातचीत की। और क्या बातचीत की, तालियां तो इस पे उठेंगी। तुरंत अमेरिका से बातचीत की। साहब भारत से क्या बातचीत करें, उससे तो जब भी बातचीत करो वह तो बातचीत के अलावा कुछ करता ही नहीं। बहुत अच्छे। अच्छा है। अमेरिका ने बातचीत में समझाते हुए बातचीत की कि ये आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में बातचीत करो। बहुत अच्छा है। इस प्रकार तीनों में बातचीत हो चुकी तो भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे से बातचीत की। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा। अब तालियां तो इस पे उठेंगी। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा। भारत ने कहा किसी भी फाइनल बातचीत तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें। बहुत अच्छे। और दोस्तों, जिन पंक्तियों को लिखते समय मेरी आंखों में खुद आंसू उतर गए थे, अगर इस बार आपके हाथ खामोश रह गए तो मेरा यहां आना बेकार चला जाएगा। व्यंग देखें, हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें। दोस्तों, बिना किसी विषय की बातचीत का ही सुपरिणाम कहो कि पाकिस्तान बातचीत के बाद भी खून खराबा नहीं छोड़ता और भारत खून खराबे के बाद भी बातचीत। बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे संपत जी, क्या बात है, क्या तमाचा है। आहा, वाह वाह। मैं समझता हूं कि अभी भारत सरकार ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है जो कार्य रूप में परिणित होना है कि दोनों देश एक दूसरे के सैन्य हवाई अड्डे इस्तेमाल कर सकेंगे। जिस मनमोहन सिंह जी को कमजोर प्रधानमंत्री बताया गया, उन्होंने उस फैसले को 10 साल तक लटका के रखा। ये ऐसा लम्हा होगा जिसकी सदियां खता भुगतेंगी, मैं समझता। क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान ने बातचीत में भारत से पूछा, बातचीत के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे या हम दिल्ली आए। भारत ने कहा बातचीत में जल्दबाजी ठीक नहीं है। पहले हमें बातचीत से माहौल बनाना चाहिए, फिर बातचीत से तय कर लेंगे कि बातचीत के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी। इतनी बातचीत के बाद भारत ने बातचीत की। बातचीत के लिए पहले आप दिल्ली आ जाओ, फिर हम इस्लामाबाद आकर बातचीत कर लेंगे, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं। आपकी तालियां उठेंगी। या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं। जगह बदलने से कौन सी बातचीत बदल जाएगी। बातचीत से जब दोनों देशों में इस तरह बातचीत का वातावरण बन चुका
तो दोनों ने परस्पर बातचीत की। बातचीत सचिव स्तर की, मंत्री स्तर की और प्रधानमंत्री स्तर की हुई। दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य, सचिव, मंत्री और प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत में सचिवों, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने तो बातचीत की, किंतु स्तर चुप रहा, उसने कोई बातचीत नहीं की। वाह, क्या बात है। बातचीत टूट नहीं जाए, अतः अमेरिका लगातार दोनों देशों से बातचीत कर ये कहता रहा कि आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में ही बातचीत करो। बड़ी मोहब्बत से आपने व्यंग को समझा और सुना। मैं इस लेख का समापन कर रहा हूं। समापन पर जोरदार तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। पहले ही बजा दी। प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर, बड़ी मोहब्बत दी, वो थोड़ी एकाग्रता भंग हो गई थी। प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा। पाकिस्तान ने बातचीत में कहा हम कश्मीर लेकर रहेंगे, भरपूर तालियों से विदा करना, हम कश्मीर लेकर रहेंगे। भारत ने बातचीत में कहा हम कश्मीर सुई की नोक की बराबर भी नहीं देंगे, चाहो तो दोबारा बातचीत कर लो।